जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। जी हां, आज जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे एक्सप्लानेशन। जी हां, कर लो 8 अंक अपनी मुट्ठी में, उसी के हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। हालांकि हमने पिछले पिछले सेशन में पढ़े हुए थे इसके कुछ एक्सप्लानेशन के बारे में। आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे 8 मार्क स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। 8 मार्क्स के लिए हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं, ये सेशन चल रहा है 8 मार्च का, तो चलेंगे हम लोग इसके सेशन की ओर कि हम लोगों ने देखे थे। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, देखते हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। कहने का आशय है, इसको समझने का कोशिश कीजिए बच्चों कि यहाँ देखिएगा, इंडिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई बैकग्राउंड। यहाँ कवयित्री महोदया ने बताया है, जैसे कि यहाँ लाइन समझिएगा कि लाइन कहाँ से गया, इस हॉट ट्रिक्स के माध्यम से समझिएगा। इंडिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड माई लाइफ, यहाँ जो कह रहा है पार्ट ऑफ बैकग्राउंड माई लाइफ, ये जो है भारत को जो ना अपने जीवन में, इन्होंने अपने जीवन का एक बैकग्राउंड हमेशा माना है। कहने का आशय है कि कवयित्री महोदया ने स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि भारत जो है हमारे जीवन में प्रमुख हिस्सा रहा, अर्थात हमारे जीवन के पीछे भारत का बहुत बड़ा योगदान है, अर्थात हमेशा भारत की छवि मेरे जीवन के पीछे में घूमती रही है। यानी बट आई हैड नेवर सीन, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा, इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, और यानी अपने स्वयं से, खुद से मैंने इसको कभी भी इसको पूरा नहीं देखा, अर्थात इसका साक्षात दर्शन नहीं किया हुआ है। तो ये जो आपका लाइन है बच्चों, ये लाइन जो दिया गया है, ये आपको इंडिया के बारे में बता रहा है। तो कौन सी ऐसे पार्ट हैं जिसमें इंडिया के बारे में जोरदार शब्दों में बताया गया है कि इंडिया हमारे जीवन का बैकग्राउंड है, इंडिया इज माय बिलव्ड, इस तरह से बताया गया है। तो यह जो था इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज चैप्टर था, एक इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज, जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया था। पर्ल एस बक के द्वारा इसको लिखा गया था, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध अमेरिकन राइटर थी। यह पर्ल एस बक जो थी अमेरिकन राइटर थी। अब इसका थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पर्ल एस बक का जो ना फैमिली में एक इंडियन डॉक्टर है, फैमिली में जो ना इंडियन फैमिली डॉक्टर में है पर्ल एस बक। हालांकि इसका जन्म जो हुआ था, इसका जैसे कि पर्ल ही वाज द ग्रेट, जिसे कहने का आशय है ना, इसका जन्म महान अमेरिकी, इसके बीच कहते हैं कि इसका जन्म जो हुआ अमेरिका में हुआ था, इसका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसका लालन पालन, इस अर्थात इसका जो शिक्षा दीक्षा हुई, पढ़ाई लिखाई हुआ चाइना से हुई थी इसकी शिक्षा दीक्षा। लेकिन यह जो था एक इंडियन फैमिली के बैकग्राउंड में रही थी, इसलिए हमेशा इसे शुरुआत से ही, बचपन से ही, मतलब कि इसको जो ना इंडिया के बारे में मतलब इंडिया की विशेषताओं के बारे में सुनने को मिलता है। यही एक बार जब विजिट किया तब उन्होंने बताया था इंडिया इज माई बिलव्ड, अर्थात इन्होंने विजिट किया था। और इससे पहले लिखा है इन्होंने कि यह हमेशा हमारे जीवन में बैकग्राउंड में हमेशा मर रहा है और बताया है। तो हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को इस प्रकार से करेंगे। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी ब्यूटीफुल पैसेज ऑफ प्रोज इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। कहने का आशय है कंपोज्ड बाय पर्ल एस बक। जी हाँ, ये पर्ल एस बक, आपको हेडलाइन कर देना इस तरह से, आपको 2 जगह हेडलाइन करना ताकि एग्जामिनर का जो ना कॉपी सहने वाले का जो है ना हाईलाइट नजर पड़े इस पर, इसलिए इसको हाईलाइट कर देना है। तो बोला है कि द प्रेजेंट लाइन, यहाँ जो प्रस्तुत पंक्ति है, यह प्रस्तुत पंक्ति एक बहुत ही सुंदर सी संरचना, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, अर्थात आंखों देखा यात्रा वृत्तांत, यानी भारत का आंखों देखा यात्रा वृत्तांत। हालांकि ये इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज एक यात्रा वृत्तांत कहानी है, जो कि आंखों देखा भारत का यात्रा वृत्तांत, जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, यहाँ बताया गया है, जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। फिर कहते हैं इन दिस प्रेजेंट लाइन द राइटर पर्ल एस बक इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ। यहाँ कवयित्री महोदया ने स्वयं खुद अपने बारे में बताया, यहाँ कवयित्री महोदया ने स्वयं खुद अपने बारे में बताया है। शी सेज दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ हर। कहने का आशय वह बताती हैं
कि भारत जो है ना उसके बैकग्राउंड में, उसके जीवन में हमेशा से ही एक हिस्सेदार रहा है। अर्थात भारत का जो है ना उसके जीवन में हमेशा एक छवि बनी रही, उसके बैकग्राउंड में हमेशा एक महत्वपूर्ण छवि बनी रही है। फिर कहता है इन हर लाइफ एंड ही यूज्ड टू नो अबाउट इंडिया फ्रॉम हर इंडियन फैमिलीज डॉक्टर एंड फादर। कहने का आशय है वह जो एक इंडियन फैमिली में जन्म लिया हुआ है, वह जो कि अमेरिका में रहते हैं, अर्थात वह अपने पिताजी और इंडियन फैमिली डॉक्टर से हमेशा भारत के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी विशेषताओं के बारे में, भारत की महत्ताओं के बारे में बताया करता है। तो वही कहते हैं सी यूज्ड टू नो अबाउट इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर एंड फादर एंड सी वांटेड टू विजिट इंडिया। और वह जो है ना भारत का यात्रा करना चाहते, वह भारत मिलना चाहते थे, भारत की यात्रा करना चाहती थी। बट सी हैड नेवर सीन इट होल बाय गोइंग देयर। लेकिन उन्होंने जो है ना भारत का मतलब, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी अभी तक में जो है ना मतलब इन्होंने जो बताया है अभी तक में देखा नहीं था, अर्थात उन्होंने अपने जीवन काल में इसको देखा नहीं था। इस तरह से हमने इसके जाने इसके महत्वपूर्ण हम लोग आगे जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसके अगले प्रश्न में। कहते हैं ही नो नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही नो एवरीथिंग अबाउट द हेन्स। देखिएगा यह लाइन पकड़िएगा, यहाँ अबाउट द हेन, अबाउट ए हेन, ये लाइन आपको बता दे रहा है कि कहाँ से है। वही सिंपल माइंड वाला बॉयज, वही सिंपल माइंड वाला लड़का जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है, अर्थात शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वह एक मुर्गी के नस्ल से रग रग से वाकिफ हैं, उसके पालन लालन पालन और उसके रख रखाव के तरीके हर एक क्षेत्र में हर एक तरह से जो था वह परिचित था मुर्गी पालने को लेकर के। वही कहता है ही नो नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही नो एवरीथिंग अबाउट ए हेन। आप लोग बताएंगे कि कौन सा लाइन है, ये लाइन पहचानेंगे कि कहाँ से दिया गया है। जी हाँ, आप सबके मन में आ रहा होगा, ये तो यह वही लड़का है, वही बेंजी वाला लड़का है जो कि मुर्गी के बारे में, जो कि सामान्य दिमाग था, जो कि मुर्गी के बीच में उसको रखा गया था, मुर्गी पालने के लिए उसको कहा गया था। तो ये जो हो जाएगा द अर्थ से लिया गया है, द अर्थ से, और इसके लेखक जो हैं H.E. बेट्स हैं। जी हाँ, इसके लेखक जो हैं H.E. बेट्स हैं। देखेंगे इसको हम लोग इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी ब्यूटीफुल पैसेज ऑफ प्रोज द अर्थ कंपोज्ड बाय H.E. बेट्स। देखिएगा, देखना बेटा सवाल इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट भी कर देना है। जहां मैंने बताया आपको, जहां चैप्टर का नाम आएगा और जहां लेखक आएगा उसका नाम हाईलाइट कर देना है। तो यहाँ कहते हैं यह जो प्रस्तुत पंक्ति है, यहाँ जो प्रस्तुत पंक्ति है एक बहुत ही सुंदर कहानी की संरचना, एक सुंदर संरचना भरी कहानी द अर्थ अर्थात पृथ्वी से लिया गया है, जिसके रचनाकार H.E. बेट्स हैं। H.E. बेट्स हैं। जी हाँ, H.E. बेट्स जो है ना इसके रचनाकार है। फिर कहता है इन दिस प्रेजेंट लाइन द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट ए सिंपल माइंडेड बॉय हुज नेम वाज बेंजी। इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ लिखेंगे और बताएंगे, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक महोदय ने एक सामान्य दिमाग वाले लड़का, एक सामान्य दिमाग वाले बच्चे जिसका नाम बेंजी था, उसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। अर्थात बेंजी के पिताजी का नाम था जॉनसन, अर्थात जो कि एक सामान्य दिमाग वाला था, जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में इसको डॉक्टर के पास लेकर गया था और इन्होंने 14 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। और धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात इसको जो ना मुर्गी के नस्ल के बारे में, यानी किस प्रकार के नस्ल की मुर्गियों को किधर रखा जाना चाहिए, इस प्रकार से इसको हर एक चीज़ों से रख रखाव से वाकिफ हो गया था। तो वही था यहाँ जो है कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से लेखक महोदय ने बहुत ही एक सामान्य दिमाग वाले लड़के अर्थात बेंजी के बारे में बताया था, यानी बताया है। यानी डॉक्टर एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेन्स टू डेवलप हिज माइंड। अर्थात जब बेंजी को 12 वर्ष की आयु में जब उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि इसका इलाज तभी संभव हो सकता है जब आपके घर में जब आप इसको मुर्गियों को पालने का ज्ञान देंगे, अर्थात जब आप अपने घर में मुर्गी पालेंगे तभी इसका ज्ञान डेवलपमेंट, इसका मस्तिष्क डेवलपमेंट हो सकता है।
जिस कारण से बेंजी के लिए जॉनसन ने जो था, इसके पिताजी ने जो था, मतलब एक छोटे से टुकड़े में, मतलब 1 दर्जन, पहले शुरुआत में 10 से 12 मुर्गियों का पालन शुरुआत किया था। धीरे 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 यही विस्तार हो करके, अर्थात एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म बहुत बड़े विस्तार क्षेत्र में फैल गया, क्योंकि तब तक धीरे धीरे जो ना बेंजी का माइंड विकसित हो चुका था और मुर्गी के बारे में हर एक चीज़ों से वाकिफ हो गया था। फिर कहते हैं स्लोली बेंजी नाउ एवरीथिंग अबाउट द हेन। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, और बेंजी का मस्तिष्क जो था ना, बेंजी का माइंड डेवलपमेंट हो रहा था, बेंजी का मस्तिष्क डेवलपमेंट हो रहा था, और वह मुर्गियों के बारे में हर एक तरह से वाकिफ और जाहिर सी हो गया था, हर एक तरह से मुर्गियों के बारे में वाकिफ हो गया था। और he started to keep more hens and understood that they are excited for the purpose of the laying eggs। कहते हैं he started to keep more hens, जब उसे मुर्गियों के बारे में संपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया, वह अधिक से अधिक मुर्गियों की संख्या में इजाफा करने लगा, अर्थात उन्होंने इजाफा करना शुरू भी किया, और ताकि वह जो ना, मतलब कि मोर हेन्स एंड अंडरस्टूड दैट आर द एक्साइटेड द पर्पस ऑफ द लीनिंग एग्स। और वह जो था ना, मतलब कि अधिक अंडे कहते हैं कि उन्होंने मुर्गियों को रखना समझ गया कि अंडे देने के उद्देश्य, अर्थात वह जो ना अंडे के व्यवसाय के क्षेत्र में, अर्थात अंडे का व्यवसाय करने के लिए वह जो था ना, अधिक से अधिक मुर्गियों को पालने का ध्यान देने लगा, अधिक से अधिक मुर्गियों को पालने का जो ना, मतलब कि ध्यान देने लगा। इस तरह से हमने, तो इस तरह से इन्होंने जो था ना, अधिक से अधिक मुर्गियों के अंडे का जो व्यवसाय हुआ, इस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ, जिस कारण से इन्होंने अधिक से अधिक मुर्गियों का पालन करना शुरू किया। समझ में आई? चलिए, समझ में आ गई ना, तो चलते हैं हम लोग इसके अगले प्रश्न देखते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। कहने का आशय है, जैसा कि मैं देखता हूँ कि काम करने के दो पहलू हैं, जैसा कि मैं देखता हूँ काम करने के दो पहलू हैं, एक है स्वयं के लिए, अर्थात एक स्वयं पर काम करें, और दूसरा है अपने आसपास के समाज के लिए। अब देखेंगे, यह लाइन पकड़ने की कोशिश कीजिए, करेक्ट टू एस्पेक्ट्स, अर्थात ऐसा कौन सा चैप्टर है जो कि टू एस्पेक्ट्स के बारे में बताया हुआ था। दिस वर्क एज ए सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स, अर्थात यहाँ जो है बताया गया है कि इसके पास दो एस्पेक्ट्स हैं, अर्थात दो पहलू हैं, जो काम करने के दो पहलू को बताएं, एक पहले स्वयं के लिए और दूसरा समाज के लिए। यह जो था, यह एकमात्र भाषण था जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा, अर्थात जब भारत के वह राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित हुए थे, तब उन्होंने इस भाषण को दिया हुआ था। उसी में काम करने के, समाज को, इंडिया को डेवलपमेंट करने के पहलुओं और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था कि किस प्रकार इंडिया डेवलपमेंट कर सकता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये लाइन कहाँ से दिया गया है। तो यह लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि भारत इज माई होम से दिया गया है, भारत इज माई होम से दिया गया है, इसको भारत इज माई होम से दिया गया। अब भारत इज माई होम के रचनाकार भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखा हुआ है इसको। तो यही कहते हैं, द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी ब्यूटीफुल पैसेज ऑफ प्रोज भारत इज माई होम। जी हाँ, यह जो है ये बहुत ही सुंदर सी संरचना, हालांकि ये स्पीच है, अर्थात यह भाषण है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। वही कहते हैं, द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए वेरी ब्यूटीफुल पैसेज ऑफ प्रोज भारत इज माई होम कंपोज्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, अर्थात डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, कंपोज्ड बाय, लिखेंगे इसको डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह जो था, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इसको डिलीवर्ड किया गया, अर्थात दिया गया था। तो यह जो था प्रस्तुत लाइन कहाँ से लिया गया है, भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसको कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भाषण के रूप में दिया गया था। इट इज ए स्पीच, यह जो था ना, यह एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। अब यह कहना क्या चाह रहा था कि यहाँ समाज के दो पहलुओं के बारे में, समाज के जो दो काम हैं, किस प्रकार समाज डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ बताने का प्रयास किया, लोगों को
और जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। और वो बताया है कि समाज में काम करने के दो पहलू हैं, एक पहले खुद के लिए कार्य करिए और दूसरा तब समाज के लिए। कहते हैं किसी को पहले देखने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें काम करने के दो पहलुओं के बारे में बताया। तो हम लोग इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इन दिस प्रेजेंट लाइन द राइटर इज डिलीवर्ड हिज स्पीच व्हेन ही बिकम सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं जब वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में वह जब पदस्थापित हुए, जब जनता ने उसे राष्ट्रपति के पद पर चुना, जब वह चुना गया, तब उन्होंने इस भाषण का प्रतिपादन किया था, तब उन्होंने इस भाषण को दिया था। और द ऑथर कहते हैं द ऑथर सेज दैट देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क, वन इज इंडिविजुअल्स एंड अदर इज द सोशल वर्क। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बताया है कि कार्य करने के समाज में दो पहलू हैं, अर्थात अपने जीवन में कार्य करने के दो पहलू हैं जो कि हमारे इंडिया को, हमारे भारत को एक विकसित बनाने में मदद करेगा, विकासशील से विकसित बनाने में मदद करेगा। यह बताया है कि कहते हैं कि कार्य के दो पहलू देख रहे हैं। एक तो पहला होता है इंडिविजुअल्स, जी हाँ, समाज में कार्य के दो पहलू इंडिविजुअल अर्थात खुद के लिए, स्वयं के लिए, प्रति मतलब स्वयं के प्रति, एंड अदर इज द सोशल वर्क, और दूसरा जो होता है, दूसरा समाज के कार्य के लिए होता है, दूसरा समाज के लिए होता है। दिस डुअल टास्क मेक इंडिया ग्रेट इन फ्यूचर। और यह डॉक्टर जाकिर हुसैन को विश्वास है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है कि ये जो डबल टास्क हैं, यह जो भारत में ये जो कार्य करने के डबल टास्क हैं, भारत के भविष्य को सुनहरा और उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जा रहा होता है। इस प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी एक महान, प्रख्यात और बहुत ही सुप्रसिद्ध, मतलब कि बहुत ही सुप्रसिद्ध अपने कार्यों के लिए यह जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना, मतलब कि एक्सप्लेनेशन आपको छोटा करना, लेकिन वैसे मेन पॉइंट को लिखना है, वैसे मेन पॉइंट्स को लिखना है जो कि एग्जामिनर का जो ना आपकी हाईलाइटेड चीज़ों पर नज़र टिक जाए, और इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो मुझे विश्वास है आप लोग ऐसे लिखेंगे और आपने 8 अंक को अचीव करेंगे, आप 8 अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो हम लोग चलते हैं इसके अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। कहते हैं ये इस लाइन को समझिएगा, विस्परिंग द नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। कहते हैं कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, वर्तमान पंक्ति मतलब जो होते हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी लेफ्ट एंड राइट झूमते रहते हैं, और वह जो होते हैं हमें अपने जीवन की वास्तविकता से, हमारी जो रियलिटी है, हमारे जीवन की वास्तविकता से जो होता है वह बाहर निकाल देते हैं। तो यह पंक्ति समझने की प्रयास कीजिएगा। कहते हैं लेफ्ट एंड राइट एंड द रियल डिलाइट यानी प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट्स। मतलब इसका मतलब समझिएगा कि ये जो पंक्ति है संग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, संग ऑफ माई सेल्फ से, जी हाँ, ये जो है संग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जिसमें कि कवि महोदय ने बताया है, कवि महोदय ने बताया कि हमारा यह जीवन जो है ना प्रकृति के अनुसार चलती रहती है, अर्थात जिस प्रकार प्रकृति अपने जीवन में सुखों दुखों को सहते हुए भी अपने कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होता है। जब उसका समय होता है, अर्थात जब उसके अंत का समय होता है, अपने आप उसका अंत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें जीवन संदेश के रूप में यह कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास में जो होते हैं ना गतिविधियां लेफ्ट राइट तरीके से चलती रहती हैं, और एक दिन ऐसा आता है, देवदूत आता है, जब हमारा टाइम पूरा जाता है, वह हमें लेकर चले जाते हैं और हमारे जीवन की जो वास्तविकता है उनसे बाहर निकाल करके हम समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा कहा गया था संग ऑफ माई सेल्फ में। तब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से करेंगे। द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द नेचुरल पोएम संग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात यह जो एक प्रकार का लिरिक्स है, अर्थात यह एक गीत है जो कि
कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा इसको लिया गया था, अर्थात इसको वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कंपोज्ड किया गया। द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द नेचुरल पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। हियर द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द एंजल ऑफ डेथ डिटेच अस फ्रॉम लाइफ। कहते हैं यह कवि महोदय समझाते हैं कि एक दिन देवदूत आता है, एक दिन यमदूत आएगा और हमारे जीवन की वास्तविकता से जो होगा बाहर निकाल कर लेकर चला जाएगा, बाहर पकड़ कर खींच करके लेकर चला जाएगा, और उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं होगा, और उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं होगा, आएगा वो हमें लेकर चला जाएगा। हमारा सारी शौक, हमारी सुविधाएं, सारी इच्छाएं, हम जो इस संसार में बहुत बहुत इच्छाएं देखते हैं ना, बहुत तरह की इच्छाएं देखते हैं, रहना, खाना, सुंदरता वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों का बहुत सारे जो जितने भी ख्वाब होते हैं ना, वो सारे के सारे यही इस संसार में धरे के धरे रह जाते हैं। और इस तरह से हमारे जीवन की सारे सुख सुविधाएं, सारे की सारी इच्छाएं, ऑल आवर डिजायर, आवर एप्रिएशंस आर लेफ्ट बिहाइंड, हमारे सभी शौक, हमारी सभी इच्छाएं और सभी प्रकार से हमारे जो होते हैं ना, सभी प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं सब हमारे पीछे रह जाती हैं और हम खाली हाथ चले जाते हैं सिर्फ यादों को लेकर के। तो कवि महोदय ने यहाँ एक संदेश देते हुए बताया, इस कहानी के, इस कविता के माध्यम से संदेश देते हैं, खुद में गीत गाओ, खुद में मस्त रहो, मस्त जियो मस्त, अर्थात खुद में ही जीने के लिए कहा है, खुद में खुशी प्रदान करने के लिए, खुद में ही रहने के लिए कहा है। तो इस पार्ट में हम लोग इतने ही समरी को जानेंगे, आप लोग इसको लिख लेंगे, समझ में आई ना। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में इतना जानेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।